हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th का है, हिस्ट्री का है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। काफ़ी बेसिक सा चैप्टर है, डरना नहीं है। आई नो, मैं भी तो 10th में बहुत ज़्यादा ही डरती थी इस सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, और मेरे नंबर भी इसी में बहुत ज़्यादा करते थे। बट मैं कोशिश करूँगी कि काफ़ी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँ एंड यू गेट क्लैरिटी इन दिस चैप्टर। तो समझते हैं कि आखिर है क्या ये डरावना सा चैप्टर, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का। देखिए, सबसे पहले ना, कभी भी ये चैप्टर पढ़ने से पहले समझ लेना चाहिए कि चैप्टर के अंदर है क्या, तो ज़्यादा ईजी हो जाता है समझना कि यस इसके अंदर है, और फिर हम उस चीज़ को इमेजिन करने लगते हैं, फिर थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। तो द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री के बारे में समझ में आ गया, एज से आप समझ रहे होंगे कि अब इंडस्ट्री के इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस देखने को मिलेंगे। तो बात करें अगर हम द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बहुत कॉमन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है यूरोप से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंग्लैंड वगैरह स्टार्ट हुआ था आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था ना, तब जो इंटरनेशनल मार्केट था तब भी उसके लिए लार्ज मैनर में प्रोडक्शन किया जाता था चीज़ों का, और उसको ट्रेड किया जाता था। लेकिन 17 एंड 18 सेंचुरी के बाद मर्चेंट्स जो है गांव में शिफ्ट होने लगे यूरोप के। क्यों? क्योंकि जब वो गांव में शिफ्ट होने लगे, उसकी भी उनके लिए काफ़ी ज़रूरत उनको फ़ील हुई, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में इतने ज़्यादा लेबर नहीं थे, बिकॉज़ ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते थे, और गांव में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, इलिटरेट होते थे, जिसके कारण वहाँ पे वो लेबर का ही काम करते थे। तो 17-18 सेंचुरी में जब मर्चेंट्स गांव में शिफ्ट हुए तो उनको ज़्यादा मात्रा में, हेवी मात्रा में लेबर मिल गया, और इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बेसिक एक कंपोनेंट होता है लेबर। और क्या चीज़ होता है? लोकेशन, रॉ मटेरियल्स, ये सब चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए ही चाहिए होती हैं, ठीक है। फिर अर्बन क्राफ्ट्स, ट्रेड गिल्ड्स पे जो है, किंग ने ट्रेड गिल्ड्स को मोनोपोली दी हुई थी हर एक प्रोडक्ट पे। मतलब वो टैक्स वगैरह लगाते थे, और जितना प्रोडक्शन होता था इन सब का ध्यान रखते थे कि यहाँ से कितना कमाई आया है, या प्रोडक्शन कितना हुआ है, कितने पैसे खर्च हुए, कितनी कमाई हुई है, ये वो इन सब का ध्यान ट्रेड गिल्ड्स रखते थे, और उनके पास मोनोपोली राइट भी था। ट्रेड क्राफ्ट्समैन कंट्रोल, मतलब ये क्या करते थे, क्राफ्ट्समैन को कंट्रोल करते थे, और कंट्रोल करते थे प्रोडक्शन को, कि ज़्यादा मात्रा में भी प्रोडक्शन ना हो जाए, कि अगर नहीं बिका तो वेस्ट हो जाएगा। ये जो है हमारे कॉम्पिटिटर्स को रेगुलेट करते थे। अब जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री लगी हुई है, अब दो इंसान ऐसा हो, मतलब जिसके पास अच्छे खासे पैसा हो, और दोनों ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाते, तो कॉम्पिटिटर भी तो बढ़ जाता है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कॉम्पिटिटर भी ना बढ़े, प्राइसेस का ध्यान रखना पड़ता था। और इसके अलावा जो लोग नए नए लोग ट्रेड में आ रहे थे, उनका भी ध्यान रखना होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ट्रेड में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं, हमारे अंदर क्या कमी है। तो इन सब, मतलब काफ़ी झंझट होता है, काफ़ी ड्रामे होते हैं, इन सब का ध्यान रखते थे ट्रेड गिल्ड्स उस टाइम पे। तो ये जो ओपन फी, अब गांव में जब वो लोग गए, तो क्योंकि सबको पता है कि हर जगह पे कॉलोनीज़ बनाई हुई थी ब्रिटिशर्स ने, तो गांव में ज़्यादातर जो ज़मीनें थी वो ज़मींदार्स के हाथ में चली गई थी। तो पीसेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, वर्कर्स को। तो उनके हाथ में ज़्यादा लैंड नहीं था, इसीलिए वो अपनी बेसिक नीड्स को भी मीट करने में उनको, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उनको। कुछ भी अगर फार्मिंग भी करनी है तो ज़मीन को लीज़ पे लेना पड़ता था, है ना। मतलब ज़मींदार को से लोन पे लेना पड़ता था कि भाई हाँ हम टैक्स देंगे, ये वो, तब जाके वो उगाते थे क्रॉप्स वगैरह, एंड अपनी बेसिक नीड्स को वो पूरा कर पाते थे। सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए इतनी जी हजूरी करते थे वो लोग, ठीक है। तो ओपन फील्ड्स की कमी हो गई थी, इसीलिए मर्चेंट्स जो है गांव में चले गए थे, क्योंकि मर्चेंट्स को चाहिए था कि जो अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं उसके लिए लेबर मिल जाए और सस्ते मिल जाए, एंड जो गांव में हमारे वर्कर और पीसेंट थे उनको चाहिए था कि हमें नौकरी मिल जाए। तो मतलब दोनों को हुई ज़रूरत थी एक दूसरे की। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे, बाटर सिस्टम जैसा कुछ समझ में आ रहा है कि मर्चेंट्स को ज़रूरत थी लेबर्स की, और लेबर्स को ज़रूरत था काम का। तो लिंक कर सकते हैं कि यस, दोनों को अपनी ज़रूरत पूरी हो रही है। तो खैर यहाँ पे बाटर सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है, पर बाटर सिस्टम होता ये है कि जो दो इंसान हैं आपस में, क्योंकि उस टाइम पे कैश नहीं था या फिर पैसे का कोई सोर्स नहीं था, तो लोग चीज़ों को ही एक्सचेंज करते थे।
तो ढूंढना पड़ता था कि यार जो मुझे ज़रूरत है वो दूसरे को उस चीज़ की ज़रूरत हो, और जो जिसकी ज़रूरत मुझे है उसके पास वो, तो वही चीज़ इसमें होता था। तो फिर ये जो मर्चेंट्स थे ज़्यादातर लेबर को अब लेके आने लगे सिटीज़ में और उनसे इंडस्ट्रीज़ में काम करवाते थे, जिससे उनको भी फ़ायदा हो जाता था। और बहुत सारे मर्चेंट्स क्या करते थे ना कि गाँव में ही उन लोगों से प्रोडक्शन करवाते थे और फिर उसको ले जाके मार्केट में बेचते थे। तो इस तरीके से अब क्योंकि मर्चेंट्स की नीड गाँव में पूरी होने लगी, तो ज़्यादातर मर्चेंट्स जो अपनी फैमिली के साथ गाँव में शिफ्ट होने लगे। फैक्ट्रीज़ जो है 1730 के आसपास लगना शुरू हो गई थी। और पहला सिंबल जो था, मतलब कि हाँ फैक्ट्रीज लग रही हैं, इससे पहले तो जैसे होता है ना कि एक आइडिया प्लान आता है, तो 1730 में एक आइडिया आने लगा कि यस भाई फैक्ट्रीज वगैरह लग रही हैं। पर 1760 में जो है शुरू हो गया था फैक्ट्रीज का लगना। एंड उस टाइम पे जो सबसे मेन जो एक आप कह सकते हैं प्रोडक्ट था जिसकी फैक्ट्री ज़्यादा डिमांड में थी, वो था कॉटन। तो कॉटन की एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि सबसे मेन इंडस्ट्री थी उस टाइम पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट ही हुआ था। और रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल लगाया था, ठीक है, सबसे पहले। तो कॉटन मिल से कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा, तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिमांड में भी रहने लगी और काफ़ी इसका नाम हुआ एंड तरक्की हुई 19 सेंचुरी में। इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड लैंडस्केप पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ अब लग चुकी थी, मतलब इंग्लैंड में अब हर जगह इंडस्ट्री और प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन था। फिर न्यू इंडस्ट्रीज़ जो है वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को जाहिर सी बात है कि शिफ्ट कर रही थी। अब मान लीजिए कि आपके पास वो कीपैड वाला फ़ोन था, अब स्मार्टफोन आ गया, फिर उसके बाद से स्मार्टफोन आया एंड्रॉयड वाला, और एंड्रॉयड वाले के बाद आईफोन आ गया। तो अगर आपको कोई चॉइस दे के एंड्रॉयड या आईफोन लो, तो आप क्या लेंगे? सेंसिबल सी बात है, आईफोन लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ थी कि अब न्यू इंडस्ट्रीज़ आ रही थी, मतलब ज़्यादा मशीन बेस्ड इंडस्ट्री लग रही थी, क्योंकि पहले हैंडलूम इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, तो बहुत ज़्यादा लेबर वर्क था, बहुत मेहनत, बहुत टाइम भी लग रहा था। तो जाहिर सी बात है कि अगर आराम ही आराम हो जाए, अब हमारे घर में जैसे मिक्सर होता है, जैसे मसाला पीसते, पहले वो सिलवट्टे पे पीसते थे, तो आज के टाइम पे हर घर में मिक्सर होता है कि उसमें घर हो गया में मतलब खाना रेडी। तो जब न्यू इंडस्ट्री जो मशीन बेस्ड हो रही है, तो वहाँ पे अब इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फ़ायदा है कि हमें ज़्यादा लेबर नहीं लेना पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्ट नहीं, वेजेस नहीं देने पड़ेंगे। तो सेंसिबल सी बात है कि न्यू इंडस्ट्रीज़ जो है पुरानी टाइप की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ है उसको एक्सचेंज तो करेंगी ही, मतलब उनका नामो निशान ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी और वो हो भी रहा था। 19 सेंचुरी के आसपास, लेट 19 सेंचुरी के आसपास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा लगी इंग्लैंड के अंदर एंड बहुत भारी मात्रा में प्रोडक्शन कर रही थी, जिससे फ़ायदा हो रहा था। एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी इंग्लैंड के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 19 सेंचुरी के टाइम पे जेम्स वॉल्ट ने स्टीम इंजन भी ला दिया था, जिससे और फ़ायदा, मतलब न्यू इंडस्ट्रीज़ एक और लग गई, जिससे कि प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन हो रहा था। फिर क्योंकि बीच में नेपोलियनिक वॉर हो गया था, पता है ना, नेपोलियन हमारा, उसने वॉर छेड़ दिया था, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि कहीं झगड़ा वगैरह हो रहा है और इंग्लैंड के साथ ही हो रहा था, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम हो गई, पैसे वैसे वहाँ खर्च हो गए थे, तो प्रोडक्शन भी रुका, काफ़ी नुकसान भी हुआ ये वो। इसके बाद मिड 19 सेंचुरी के अंदर 10% पॉपुलेशन जो है अर्बन एरिया की वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत फेस कर रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 35 टू 57% बढ़ गया था। और जो कॉटन इंडस्ट्री है वो 80 लगी, मतलब 80 कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी उस वक्त पे 19 सेंचुरी के टाइम में इंग्लैंड में, और 9 वूल इंडस्ट्रीज़ थी। इसके अलावा अगर हम बात करें अब, क्योंकि इंग्लैंड में अपना तो इन्होंने सारा सेटअप कर लिया। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे ये यूनिवर्सिटीज़ होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस होते हैं, तो अगर कोई भी नया कोर्स आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में आता है, या कोई अगर कोई यूनिवर्सिटी मान लीजिए कि कुछ बताना चाहती है कि भाई हम यूनिवर्सिटी में ये नया प्रोग्राम या कुछ भी ला रहे हैं, तो सबसे पहले अनाउंसमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, फिर उसके एफिलेटेड कॉलेजेस के अंदर होते हैं। तो वही हाल यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्योंकि इंग्लैंड में सबसे पहले शुरू हुआ, अब क्योंकि उस टाइम पे लगभग 1920 सेंचुरी में इंग्लैंड ने सब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड को अपने कॉलोनीज़ बनाई हुई थी, मतलब कि उनका कब्ज़ा था, जैसे हम भी तो उनके गुलामी थे कॉलोनीज से। तो अब क्योंकि इंग्लैंड में तो सारा इन्होंने अपना कर लिया, यहाँ पे इतनी सारी जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को खोज कर दिया, टेक्नोलॉजी इन्होंने कॉटन में लगा दी थी रिचर्ड आर्कराइट ने, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था। तो अब इन्होंने फैसला किया कि हम अपनी कॉलोनीज़ में भी इंडस्ट्रीज़ को फैलाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन
वहाँ पे भी लेके जाएंगे, क्योंकि फ़ायदा तो इनका ही होना था, क्योंकि पॉलिटिकल पावर तो इन्हीं के हाथ में थी ना। तो अब देखते हैं कि कॉलोनीज़ में इन्होंने क्या किया, क्योंकि अब कॉलोनीज़ में इंडिया भी था, तो इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला। तो सिल्क और कॉटन गुड्स जो हैं डोमिनेटिंग थे इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब क्योंकि इंडिया, सबको पता है कि इंडिया में जो गुजरात और मुंबई है, वहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे क्वालिटीज़ के, मतलब कॉटन दुनिया में इंडिया के सबसे अच्छे फाइनर क्वालिटीज़ के होते हैं। तो जो कॉटन और सिल्क है वो डोमिनेटिंग हमेशा से रहा है। जैसे गांधी जी ने भी जब किया था, तो खादी मूवमेंट आपको याद होगा, हमारे यहाँ का खादी कॉटन सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। इसके अलावा जो इंग्लैंड वगैरह ऐसी कंट्री थी, वो कॉर्सर कॉटन को भी बहुत बढ़ावा दे रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ये सस्ता भी होता था और काम हो जाता था। क्योंकि उनके वहाँ पे जब अच्छी क्वालिटी का होगा ही नहीं तो कैसे करेंगे। तो बेस्ट कॉटन हमारे इंडिया का ही होता है, याद रखिएगा। 1750 में यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, अब क्योंकि उनका पावर हो गया था इंडिया के अंदर, तो भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगा रही थी। और जो मोनोपोली राइट था ट्रेड पे लगा दिया था उन्होंने। सूरत और हुगली पोर्ट्स जो हैं, जहाँ से वो लोग ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, वहाँ पे भी पूरा उनका कब्ज़ा बिठा लिया था। वीवर्स जो थे, वीवर्स पता है ना, वो जो बुनते हैं, बुनाई वगैरह करते हैं, उन लोगों के, अब जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रीज़ आ गई थी, तो जो हैंडलूम, जो हैंडीक्राफ्ट, मतलब हाथ से जो बुनाई करते थे, आप भी देखते होंगे, आपके घर में भी आपकी मम्मी, दादी, नानी सब हाथ से स्वेटर वगैरह बुनती होंगी, है ना, आज भी बुनती है। लेकिन अब इंडस्ट्री आ गई है, तो जब जल्दी और फाइन क्वालिटी का इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, तो हम हाथ वाला क्यों पहनेंगे, है ना। और महंगा भी पड़ता था, काफ़ी कॉस्टली भी होता था। तो फिर इंडस्ट्रीज़ के कारण वीवर्स को भी काफ़ी नुकसान हुआ, उनका एम्प्लॉयमेंट छिन गया बेचारों का, है ना। और जैसे पहले के टाइम में लोग सिलाई विलाई करके ज़्यादा पहनते थे हमारी कंट्री में, तो वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि न्यू इंडस्ट्री आ गई थी। मतलब कहने का मतलब है कि जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, उसको अब बिग इंडस्ट्रीज़ ने, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने रिप्लेस कर दिया था। पॉलिटिकल पावर जो थी, क्योंकि अब इंग्लैंड की भी, मतलब ब्रिटिशर्स का ही राज था, वो आए तो ट्रेड के पर्पज़ से थे, लेकिन उन्होंने वो समझ गए कि इंडिया में हम अपना पॉलिटिकल पावर भी होल्ड कर सकते हैं, तो वैसा किया था और हमें कॉलोनी बनाई थी। तो जो भी वो फैक्ट्रीज़ लगा रहे थे, उसमें हर जगह वो अपना ही फ़ायदा देखे थे। जैसे इंडिया का कॉटन अपने यहाँ पे ले जाना और वहाँ से कपड़े वगैरह बना के अलग अलग डिज़ाइन के यहाँ पे लाके हाईएस्ट रेट में बेचना, और महंगा पड़ता था, मतलब हमारी चीज़ हमें और डबल महंगी चीज़ों में देना। फिर इंडिया में इंडस्ट्री ज़्यादातर जो है 1772 के आसपास में आई। 1854 में अगर बात करें तो कॉटन मिल बॉम्बे में लगाया गया। 1862 में 94,000 आप सोचिए देखने को मिले क्या चीज़। ये देखिए स्पिंडल्स इंडिया के अंदर, और 21,000 लून्स देखने को मिले। बंगाल जो था वहाँ पे सबसे पहले 1855 में जूट मिल लगाया गया था, ठीक है ना, 1862 के अंदर। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारा बंगाल के अंदर द्वारका नाथ टैगोर, मुंबई के अंदर पीटीट, जमशेदजी टाटा, सेठ हुकुमचंद, ऐसे बिजनेसमैन ने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में इंडिया में मदद की, जिससे इंडिया का ही फ़ायदा होता। पहला जूट मिल 1917 में लगाया गया इंडिया के अंदर। मर्चेंट जो थे मद्रास के, वो बुर्मा जैसी कंट्री से अभी भी ट्रेड कर रहे थे, मिडल ईस्ट की कंट्री से अभी भी ट्रेड कर रहे थे। तो अब जाहिर सी बात है कि वर्कर्स कहाँ से आ रहे थे इंडिया। जाहिर सी बात है कि इंडिया में इतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इंडिया में लेबर आसानी से, वर्कर आसानी से मिल जाता था। 1901 के करीब में 5,84,000 वर्कर्स थे इंडिया में, इंडियन इंडस्ट्री में जो काम कर रहे थे। और 1946 के अंदर 2,43 लाख काम कर रहे थे। एस्टिमेट कर लेना यार। 1911 में 67% बंगाल और बॉम्बे में जो है इंडस्ट्रीज़ लग गई थी। मतलब 1911 के आसपास 67% इंडस्ट्री बंगाल और बॉम्बे के अंदर ही थी, और बाकी की जो बची हुई परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री है वो 20% हैंडीक्राफ्ट थी, 19 मशीन मेड थ्रेड इंडस्ट्रीज़ आ गई थी। और अब इंडिया में भी ज़्यादातर मशीन यूज़ होने लगे थे अच्छे वाले, जैसे फ्लाई शटल लूम्स ज़्यादातर यूज़ होते थे, जो लेस टाइम कंज्यूमिंग था और जल्दी जल्दी प्रोडक्शन हो रही थी। जॉबर्स भी थे उस टाइम पे, जो कि जॉबर्स क्या होते हैं, जॉबर्स जो कि जॉब प्रोवाइड करते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई छोटा मोटा आदमी, उसने फैक्ट्री लगा ली अपनी, और वो अब उस अपने अंडर 50 लोगों को काम दे रहा है। मतलब जॉबर वो होता है जो कि जॉब प्रोवाइड करता है। तो ये था पूरा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई होप क्लियर होगा। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक करके कमेंट भी कर दीजिएगा, है ना। थैंक यू।